हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग फिर से एक बार अपना क्लास जीएस 360 डिग्री क्लासेस में उपस्थित हुए हैं और आज हम लोग फिर से एक बार एनसीईआरटी को कवर करने जा रहे हैं। 8 क्लास का एनसीईआरटी जिसका इंडस्ट्री चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे उसमें हम लोग पार्ट 1 कर चुके हैं और ये पार्ट 2 है आपका। ठीक है, तो देखिए आज ये जो क्लास जो सेशन है ना वो एनसीईआरटी बेस्ड है इंडस्ट्री का और 8 इसका स्टैंडर्ड 8 है आपका। ठीक है, जो कि अब आप देखेंगे कि इस तरीका से इसको पढ़ाया जाएगा जैसे कि आप देखेंगे कि सिविल सर्विस में या आपका कोई भी पीसीएस में आपका एसएससी हो गया, रेलवे हो गया। ठीक है, और साथ ही साथ ये 8 क्लास का जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफी बेनिफिशियल है ये। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है। देखिए एक ये इंडस्ट्री है। ठीक है, तो पहला जो हम लोग लेक्चर कर चुके हैं उसमें ये बताया जा चुका है कि इंडस्ट्री क्या है। ठीक है, इंडस्ट्री को किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है, अलग अलग डिफरेंट वे में इंडस्ट्री कैसा होता है, स्मॉल होता है, कॉटेज होता है, लार्ज इंडस्ट्री होता है। तो इस तरीका से बताया गया है। साथ साथ आपका ऑनरशिप के बेसिस पे ही बताया गया था कि स्वामित्व किस कौन मालिक कैसे होता है। तो आप लोग देखे होंगे कि एक पब्लिक होता है, एक आपका प्राइवेट होता है और थर्ड आपका था कोऑपरेटिव होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इंडस्ट्री का पहला लेक्चर कर चुके हैं जो कि आप लोग जाके इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, देखिए आज का जो टॉपिक है ना, जो इंडस्ट्री का जो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। देखिए लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, देखिए कोई भी इंडस्ट्री लगाया जाता है, ठीक है ना, कोई भी इंडस्ट्री लगाया जाता है या कुछ आप ऐसा कोई भी बिजनेस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप कहीं भी देखेंगे कि लोकेशन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, लोकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि जब आप कोई भी इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं तो उसमें लागत यानी आपका इनपुट आउटपुट इन दोनों के बीच में मेजर गैप नहीं होना चाहिए। जब मेजर गैप नहीं होगा तो उससे क्या होगा कि डिमांड एंड सप्लाई का जो चेन है ना उसको आप बैलेंस कर पाइएगा। ठीक है, उसको बैलेंस कर पाने में आप सक्षम होंगे। ठीक है, तो लोकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट कर जाता है। ठीक है, लेट सपोज कीजिए कोई भी इंडस्ट्री है तो एक मान के चलिए रॉ मटेरियल की बात करते हैं तो किसी मान के चलिए कि ये आपका एक जगह है। ठीक है, तो अभी रफली आइडिया दे रहा हूं कि कैसे आप लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो लेट सपोज कीजिए कि यहां पे एक इंडस्ट्री लगा दी, यहां पे रॉ मटेरियल आपको मिल गया। ठीक है, रॉ मटेरियल यहां पे मिल जाता है आपको, आप इंडस्ट्री को यहां पे लगा सेटअप कर दिए। यहां पे आप एक इंडस्ट्री लगा दिए, यहां पे एक इंडस्ट्री लग गया। ठीक है, यानी कि इंडस्ट्री जो है यहां पे लगा दी हम लोग। अब क्या है कि यहां पे रॉ मटेरियल तो आपको मिल रहा है लेकिन देखिए आपका लेबर यहां है, पावर यहां पे है। ठीक है, उसी तरीके से आप देखिए कि मार्केट आपका यहां हो गया। ठीक है, तो देखिए रॉ मटेरियल तो यहां पे है, लेबर का कॉस्ट यहां पे जाने में आपको यहां से आप पावर को ले जाइएगा और यहां से बना हुआ प्रोडक्ट को आप मार्केट पहुंचा रहे हैं। तो देखिए किस तरीका से आपका क्या बैलेंस हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि जहां रॉ मटेरियल है वहां तो आप इंडस्ट्री सेटअप कर दिए लेकिन रॉ मटेरियल से ही सिर्फ इंडस्ट्री नहीं चलेगा। उसके लिए आपको सबसे बड़ी बात कि आपको लेबर की जरूरत पड़ेगी। कोई भी इंडस्ट्री विदाउट लेबर तो चल नहीं सकता। तो उसके लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? लेबर चाहिए, अगला पावर चाहिए। कोई भी इंडस्ट्री चलाने के लिए हमें पावर चाहिए। ठीक है, जब हम लोग केस स्टडी करेंगे आपका जमशेदपुर को लेंगे या पिट्सबर्ग को लेंगे, ठीक है, या आपका रूर जो जर्मनी का जो क्षेत्र है, ठीक है, तो ये सब जब हम लोग देखेंगे तो वहां हम लोग इसको देख लेंगे कि किस तरीके से लोकेशन काम करता है। ठीक है, अभी तो बस एक रफ आइडिया है। ठीक है, तो देखिए रॉ मटेरियल है, ये मार्केट हो गया। यानी कि अगर हम इसी को बैठा देते हैं कि रॉ मटेरियल यहां पे है, लेबर यहां से मिल गया, पावर यहां से मिल गया, मार्केट यहां पे हो गया। देखिए ये एकदम सेंटर में आ गया आपका। ठीक है, यहां से ऊर्जा पहुंच गया, यहां से आपका श्रम या लेबर पहुंच गया। अब यहां से बना हुआ जो प्रोडक्ट है वो आपका कहां पहुंच गया? मार्केट में पहुंच गया। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपका जो इनपुट एंड आउटपुट जो कॉस्ट होता है ना
इनपुट यानी कि लागत और उस मार्केट तक आपका प्रॉफिट लाभ, ये दोनों को देख के ही कोई भी इंडस्ट्री मतलब लोकेट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात हम लोग यहाँ पे ये देख लिए कि लोकेशन का महत्व क्या है। अब हम लोग वन बाय वन करके हम लोग देखते हैं कि एक किसी भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए एक लोकेशन चाहिए, उस लोकेशन के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है। अगर इन सब में कुछ क्राइटेरिया अगर पूरा हो रहा है तो वहां पे एक स्टैंडर्ड लोकेशन है, यानी कि आप लोकेशन सही जा रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो लोकेशन सही नहीं है, आपका इंडस्ट्री हो सकता है मे बी की सफल न हो सके। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग बात करते हैं। देखिए, पहला क्या है आपका रॉ मटेरियल्स। ठीक है, मतलब किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए उसके लिए आपको रॉ मटेरियल की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। बिना रॉ मटेरियल के आप कोई भी इंडस्ट्री नहीं चला सकते। सपोज कीजिए कि आप आयरन इंडस्ट्री खड़ा करने जा रहे हैं, आयरन इंडस्ट्री खड़ा करने जा रहे हैं, अब आपको आयरन ओर मिलेगी नहीं। जब आयरन ओर मिलेगा नहीं तो आप इंडस्ट्री के क्या चलाएंगे, क्या चीज से आयरन बनाएंगे। अब आप कपड़ा बनाने जा रहे हैं, ठीक है, कॉटन इंडस्ट्री बनाने जा रहे हैं, यानी कपड़ा बनाना है आपको और उसके लिए कॉटन है ही नहीं, तो क्या आप कॉटन का इंडस्ट्री लगा सकते हैं? नहीं। तो रॉ मटेरियल जो है ना वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, रॉ मटेरियल में क्या क्या होता है, एक होता है पेरिसेबल और एक होता है नॉन पेरिसेबल। ठीक है, यहां पे दो दिया हुआ। पेरिसेबल का मतलब वो क्या होता है कि वैसा वस्तु जो जल्दी से खराब हो सके। ठीक है, खराब हो जाता है, जैसे कि मिल्क, जो डेयरी प्रोडक्ट होता है, जैसे दूध, दही, आपका मक्खन, तो ये सब चीजें जो होती है ना वो जल्दी खराब होता है। ठीक है, ये जब जल्दी खराब हो जाते हैं तो इनका लोकेशन क्या होना चाहिए, मार्केट के पास में होना चाहिए, ताकि वहां पे जल्दी से जल्दी डेयरी प्रोडक्ट है वो जल्दी से जल्दी कंज्यूम हो जाए, यानी कि जितने भी उपभोक्ता है उपभोक्ताओं से जल्दी पहुंचाया जा सके। मतलब कि देखें हो ना, आपके घर में जब दूध आता होगा तो सुबह में ग्वाला लाकर देता है, या सुबह या शाम में आप जाकर दूध लाते हैं। ठीक है, अगर दूध को रात भर छोड़ दिया जाए या दिन भर छोड़ दिया जाए तो वो दूध क्या होता है, वो खराब हो जाता है। ठीक है, वो खराब हो जाता है। तो इसीलिए पेरिसेबल गुड्स होता है, एक नॉन पेरिसेबल गुड्स, जैसे आपका आयरन हो गया, बॉक्साइड हो गया, कॉटन हो गया, तो ये सब जो होते हैं नॉन पेरिसेबल जो होते हैं, यानी कि जो खराब होने वाले नहीं होते हैं, ये लंबे अवधि तक रह सकते हैं। जैसे मान के चलिए अभी कोरोना के टाइम में क्या हुआ, इंडस्ट्री वगैरह सब बंद हो गया, तो जितना भी लोहा था, एल्युमिनियम था या आपका कॉटन था, तो क्या सब खराब हो गया था? नहीं, वो पड़ा रहा। फिर जैसे ही इंडस्ट्री कोरोना काल खत्म हुआ, इंडस्ट्री आपका रनिंग में आया, वो उसका यूज होना स्टार्ट हुआ। इसका हम लोग आगे एक केस स्टडी बनाकर उसमें देखेंगे। अभी हम लोग ये देखते हैं आगे। देखिए, कोई भी इंडस्ट्री चलाने के लिए ना आपको पावर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एकदम सिंपल सी बात है कि आप घर में जब मिक्सी चलाते हैं या पढ़ना होता है तो आपको क्या लाइट की जरूरत होता है, यानी पावर का जरूरत होता ही होता है। जब पावर का जरूरत आपको हुआ, ठीक है, जब इतना छोटे स्तर पे आपको पावर की जरूरत पड़ रही है, तो मान के चलिए कि जो एक आयरन इंडस्ट्री है, ठीक है, तो आयरन इंडस्ट्री है, तो सोच आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसे कितना बिजली का कंजम्पशन होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए पावर के लिए या तो हाइडल पावर आपको चाहिए, ठीक है, हाइडल पावर चाहिए, जो हम लोग बिजली यूज करते हैं वो क्या है, हाइडल पावर से बनता है, यानी पानी से जब विद्युत बनाते हैं तो हाइडल पावर हो गया। या तो आपको कोल चाहिए, ठीक है, या तो कोल चाहिए, कोयला से हम लोग विद्युत बनाते हैं, कोयला को फर्नेस में जलाकर उससे ऊर्जा प्राप्त करके और हम लोग उसको फैक्ट्री में ले जाते हैं। ठीक है, या तो फिर आपका सोलर हो गया आपका, या विंड हो गया आपका। ठीक है, यानी कि पावर जो होता है ना इन रूपों में आता है। ठीक है, तो इन रूपों में एक बड़े स्तर पे अभी आप जानते होंगे कि मैक्सिमम आपका कोल का और ये हाइडल पावर का उपयोग हो रहा है। ठीक है, इंडस्ट्री की बात किया जा रहा है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि आप जब देखेंगे कि ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम में देखेंगे तो आप वहां पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का जो होता है
डीजल पेट्रोल उसका यूज ज्यादा होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए क्या देख रहे हैं, इंडस्ट्री के बारे में देख रहे हैं। तो देखिए हाइड्रो पावर और कोल, मैक्सिमम कोल का ही यूज हो रहा है, ठीक है। तो जब कोल का यूज हो रहा है तो पावर यानी कि इंडस्ट्री ऐसा जगह पे होना चाहिए जहां पे आपका कोल की अवेलेबिलिटी हो, यानी पावर वहां पे आसानी से मिल सके, ठीक है। उसी तरीके से देखिए अगला कंपोनेंट आपका है लेबर। क्या है आपका? लेबर है। यानी कि देखिए आपको रॉ मटेरियल मिल गया, आपको पावर भी मिल गया, लेकिन इंडस्ट्री चलाने वाला नहीं मिला, तो क्या इंडस्ट्री चल पाएगा? इंडस्ट्री नहीं चल पाएगा। तो रॉ मटेरियल के साथ साथ आपका पावर जरूरी है और पावर के साथ साथ आपका लेबर जरूरी है, ठीक है। यानी कि इंडस्ट्री वैसे जगह पे लगाया जाता है जहां का लेबर का जो कॉस्ट है ना वो कम हो, यानी कि कम पैसे खर्च करके ज्यादा से ज्यादा लेबर को बुलाया जा सके, उस इंडस्ट्री में लगाया जा सके। इससे क्या होता है कि जब आपका लेबर कॉस्ट कम होगा तो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट जो होगा ना कम बनेगा, और जब प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगा तो जब आप उसको एक्सपोर्ट करेंगे, मार्केट में उसको सेल करेंगे, तो जो भी प्रोडक्ट बनता है, कोई भी वस्तु बनता है, उसका दाम कम होगा, कॉस्ट या प्राइस उसका कम होगा। अब जब कम होगा तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, ठीक है। तो देखिए लेबर यानी कि लेबर बहुत जरूरी है। लेबर इंडस्ट्री के लिए लेबर बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि इंडस्ट्री वैसे जगह पे लगाना चाहिए जहां पे रॉ मटेरियल पावर के साथ साथ लेबर भी वहां पे जल्दी से और आसानी से उपलब्ध हो सके। उसका आगे क्या बोल रहा है? आगे वाटर। देखिए ऐसा कोई भी इंडस्ट्री नहीं है, अगर फुटलोज इंडस्ट्री की बात नहीं किया जा रहा है, जैसे कि जो मोबाइल वगैरह का इंडस्ट्री जहां बनता है, जहां पे कंपोनेंट आपका असेंबल होता है, वहां की बात नहीं किया जा रहा है। ये बात किया जा रहा है कि जो लोकेशन, जो इंडस्ट्री का जो लोकेशन है, ठीक है, उसके लिए वाटर यानी पानी की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है, ठीक है। जैसे कि आयरन इंडस्ट्री है तो आयरन का धुलाई करने के लिए या उस शहर में या उस कंपनी में फर्नेस को ठंडा करने के लिए, या तो इसके लिए क्या जरूरत पड़ेगा? आपको पानी की जरूरत पड़ेगा। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया जाता है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो बनाया जाता है उससे क्या मिलता है? हमें पावर मिलता है, ऊर्जा मिलता है, लेकिन उस फर्नेस को ठंडा करने के लिए हम लोग D2O, ठीक है ना, हेवी वाटर का यूज करते हैं ना, तो वाटर, ठीक है। कॉटन इंडस्ट्री लगा दिया गया, कॉटन इंडस्ट्री बिना पानी का चल पाएगा? नहीं। जूट इंडस्ट्री बना दिया गया, तो जूट इंडस्ट्री अगर बनाया जाता है तो क्या वहां पे बिना पानी का काम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। यानी किसी भी इंडस्ट्री के लिए आपका वाटर जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे में क्या है आपका? टोपोग्राफी एंड क्लाइमेट, यानी टोपोग्राफी और एक हो गया क्लाइमेट, यानी आपका भूभाग वहां का क्या है, ठीक है। तो भूभाग वहां पर क्या है और क्लाइमेट वहां का कैसा है, देखिए ये आप इसको समझने की कोशिश करें। जैसे कि देखिए ये आपका एक लैंड है, ठीक है, ये आपका प्लेन है, ठीक है। प्लेन से 600 मीटर ऊपर चल जाइए तो ये आपका पठार हो गया, और लगातार आप 600 से ऊपर चले जाइए तो क्या हो गया? माउंटेन हो गया। और ये आप यहाँ पे अगर इधर आ जाइए तो आप, तो देखिए ये आपका सी लाइन हो गया, ये आपका सी लाइन हो गया, और यहाँ पे आपका समुद्र है, ओशन है, ठीक है। ये आपका माउंटेन है, ये आपका प्लेटू है, ये आपका प्लेन है, ठीक है। तो देखिए ऐसा इंडस्ट्री, जैसे कॉटन इंडस्ट्री का बात करते हैं हम लोग, तो कॉटन इंडस्ट्री या बहुत सारे ऐसा इंडस्ट्री है वो सिर्फ प्लेन में लगेंगे, ठीक है। तो यानी कि आप देखेंगे जब कि कॉटन इंडस्ट्री लगाया जा रहा है या जूट इंडस्ट्री ऐसा जगह लगाया जाएगा जहां पे आपको प्लेन होगा। जूट इंडस्ट्री में प्लेन में ही क्यों उगाया जाता है? तो देखिए लगाया जाता है इसलिए क्योंकि जो जितनी भी नदियां होती है ना वो प्लेन में बहती है, ठीक है। तो जूट इंडस्ट्री लगाने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? प्लेन, यानी एक खेत की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। वहां पे प्लाव किया जाएगा, उसको वहां पे बोया जाएगा। बोने के बाद में लेट सपोज कीजिए कि यहाँ पे आपका जूट हुआ, उसे काट कर आप नदी के किनारे उसका धुलाई करेंगे। धुलाई करने के बाद उससे आप यहीं पे कहीं ना कहीं सुखाएंगे, सुखाने के बाद उसका पैकिंग करेंगे और आप उसको
उसको मतलब जहां पे आपको भेजना है, मार्केट करना है, उसका आपको वहां पे भेजेंगे। ठीक है, यानी कि जूट का। उसी तरीके से कॉटन के लिए भी ये जो प्लेन टोपोग्राफी है वो जरूरी पड़ता है। अब आगे देखेंगे कि आयरन इंडस्ट्री। क्या आयरन इंडस्ट्री को अगर हम लोग लगाते हैं तो देखिए आपका जितना भी मैग्नीज या आयरन और कोल या लाइमस्टोन कहां मिलेगा आपको? मैक्सिमम आपको प्लेटू पे मिलते हैं, मैक्सिमम आपका प्लेटू पे मिलते हैं। तो यानी कि आपका जो जितना भी पठारीय क्षेत्र है, जैसे अगर भारत की बात करें तो आप मैक्सिमम जो आयरन इंडस्ट्री जो देख रहे हैं आप, तो आपको कहां कहां देखने को मिलेगा? वेस्ट बंगाल, झारखंड, ठीक है, वेस्ट बंगाल, झारखंड, या आपका छत्तीसगढ़ में या उड़ीसा में। ठीक है, तो यहां पे देखिए जब आप इंडिया का मैप देखेंगे आप देखिए आप, तो यहां पे आपका ये जितना भी लोकेशन जो ये बताया गया है वो यहां पे आपको मिलेगा पूर्वोत्तर भारत में। ठीक है, ईस्ट इंडिया में मिलता है देखने को। क्यों? क्योंकि देखिए ये आपका देखेंगे आपका डक्कन प्लेटू है, और डक्कन प्लेटू का ही ये ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट हो जाता है ये। ठीक है, उत्तर पूर्वी भाग यहाँ पे पड़ जाता है, यानी कि पठार पे ही आपको मैक्सिमम कुछ मिलेगा। जैसे आपका कोल वहीं पे मिलेगा, आपका आयरन और मिल जाएगा, मैग्नीज, लाइमस्टोन। ठीक है, तो जितना कुछ ये सब जो मिल रहा है आपका आप सॉरी यानी कि आपको प्लेटू पे ज्यादा मिलेगा, पठार पे ज्यादा मिलेगा। तो आयरन इंडस्ट्री के लिए जो प्लेटू का जो टोपोग्राफी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, उसी तरीके से देखिए कि आप बहुत सारे जैसे लाख का उत्पादन किया जाता है, या जो आपका चीड़ का जो पेड़ होता है उसका जो स्लीपर वगैरह बनाने के लिए उद्योग, जो कास्ट उद्योग जो बोलते हैं हम लोग, ठीक है, वुड इंडस्ट्री बोलते हैं। तो वुड इंडस्ट्री मैक्सिमम आपको पहाड़ों के तराई में मिलेगा देखने के लिए। ठीक है, जो तराई में देखने को मिलेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वुड का ना वुड ज्यादा मिलते हैं आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहीं पे आपको जब तराई क्षेत्र में जाएंगे आप यहाँ पे, तो यहीं पे आपको कहाँ बैम्बू मिलेगा। ठीक है, तो जब यहीं पे आपको बैम्बू मिलेगा तो बैम्बू का उपयोग किसके लिए होता है? कागज बनाने के लिए, लुगदी बनाने के लिए। ठीक है ना, तो इसका उपयोग कहां मिलेगा आपको? कि जो पहाड़ी के तराई क्षेत्रों में। ठीक है, अब लेट सपोज कीजिए कि हमें ये बनाना है, आपको शिप बिल्डिंग करना है, यानी कि समुद्री जहाज बनाना है। तो ऐसा थोड़ी ना समुद्री जहाज आप पहाड़ पे बना लीजिएगा। ठीक है, नहीं, कुछ कंपोनेंट जैसे कि आयरन ओर का जो स्टील कंपोनेंट है यहां से आ गया। ठीक है, कुछ जो फूडलिंग इंडस्ट्री है यहां से आ जाएगा, लेकिन वो बनेगा कहां? तो आप जब भी देखेंगे कि जो शिप बिल्डिंग होता है वो कोस्टल प्लेन पे होता है। कोस्टल प्लेन पे क्यों होता है? क्योंकि हेवी बड़े शिप बनाया जाता है, बड़ा जहाज बनाया जाता है, और वो मैक्सिमम आपको पानी में होते हैं। ठीक है ना, तो उनका ट्रायल करना हुआ या उनका कोई भी कंपोनेंट बनाना हुआ तो वो आपका यहाँ पे बनाया जाएगा, यानी कोस्टल लाइन पे बनाया जाएगा। तो देखिए यही आपका टोपोग्राफी है, यानी कि आपका भूभाग किस तरीका का होना चाहिए किसी भी इंडस्ट्री के लिए, वो आप इसको अच्छा से आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, उसी तरीके से देखिए आप क्लाइमेट की बात करते हैं। ठीक है, जैसे जूट, यहीं पे आपका जूट हो रहा है, तो जूट के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा पानी आपको कहां मिलेगा? यानी कि वैसा जगह जहां पे मानसूनी पवनें ज्यादा हिट करती हो, या नदियां ज्यादा बहती हो। ठीक है, यानी कि प्लेन भी होना चाहिए। तो आपका ये वाला जो क्षेत्र है, प्लेन वाला क्षेत्र है, और जहां पे पानी ज्यादा गिरता हो, यानी कि भारत का बात करें तो वेस्ट बंगाल वाला जो रीजन होता है, वहां जूट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, साथ ही साथ कोई भी इंडस्ट्री, जैसे आप कॉटन इंडस्ट्री लगाते हैं, तो कॉटन इंडस्ट्री लगाने के लिए भी तो क्लाइमेट चाहिए ना, वहां का टेम्परेचर, वहां का मॉइस्चर, जो मिट्टी में आपका आर्द्रता होता है। ठीक है, वहां का टेम्परेचर, मान के चलिए कि आपको टेम्परेचर चाहिए, आपका एवरेज टेम्परेचर चाहिए 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, तो 15 से 20 डिग्री सेल्सियस कहाँ आपको पहाड़ पे मिलेगा या ओशन में मिलेगा? नहीं, वो एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलेगा। ठीक है ना, उसी तरीके से आप देखें कि आयरन इंडस्ट्री यहां पे आपको लगाया जाता है पठार पे। पठार पे ऐसा क्यों लगाया जाता है? क्योंकि वहां पे पानी कम गिरे।
पानी कम हो, क्योंकि जब वर्षा लगातार होती रहेगी तो वहां वर्किंग कंडीशन जो भी है वो वर्किंग कंडीशन खराब हो जाएगा। तो वर्किंग कंडीशन खराब हो जाएगा, लेबर अच्छा से अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, ट्रांसपोर्टिंग अच्छा से नहीं हो पाएगा, तो क्या आयरन इंडस्ट्री ग्रो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए आप देखेंगे कि आपका यहाँ पे क्लाइमेट, किसी भी कंडीशन के लिए क्लाइमेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसी तरीके से बहुत सारा इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री को आप क्लाइमेट से जोड़ के देखिए तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक दो एग्जांपल बस आप लोग याद रखें, इसको आप आंसर में कर ले जाएंगे। चलिए यहां पे देखते हैं हम लोग आगे। देखिए अभी जस्ट आप लोगों को बताया कि मार्केट बहुत जरूरी होता है। ठीक है, किसी भी इंडस्ट्री के लिए ना मार्केट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप जब भी कोई मटेरियल बनाते हैं या कोई भी आप सामान बनाते हैं तो किस लिए बनाते हैं? अपना बिजनेस पर्पस के लिए। और जब बिजनेस पर्पस के लिए आपको मार्केट ही नहीं होगा या मार्केट बहुत ज्यादा दूर होगा तो कॉस्ट बेनिफिट आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और जब कॉस्ट बेनिफिट आपका ज्यादा बढ़ जाएगा तो आपका प्रॉफिट होगा वो कम हो जाएगा। इसीलिए किसी भी लोकेशन को देखते हुए यहाँ पे मार्केट का इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, यानी कि मार्केट जितना नियर होगा, कंपनी का जितना नियर में होगा उतना उसके लिए बेनिफिशियल होगा। आगे देखें, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज क्या है? ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, देखिए सब कुछ आपको मिल जाता है, रॉ मटेरियल, पावर मिल जाता है, मार्केट भी मिल जाता है। ठीक है, उसी तरीके से आपको टोपोग्राफी भी अच्छा है, क्लाइमेट भी अच्छा है, लेबर भी है, रॉ मटेरियल सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप फैक्ट्री लगा दिए, यहाँ पे मार्केट है। ठीक है, अब यहां से यहाँ ढोने के लिए, यहां से यहाँ उस जो आपका गुड्स है, जो आपका वहां पे माल रखा हुआ है, अब जब यहां पहुंचेगा ही नहीं तो क्या इसका क्या कोई मीनिंग है? नहीं है। यानी कि किसी भी मटेरियल को मार्केट, यहां आपका फैक्ट्री से, इंडस्ट्री से मार्केट पहुंचाने के लिए एक गुड या आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए। ठीक है ना, तो एक अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो चाहिए, तो आप समझ रहे हैं कि इंडस्ट्री के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कितना जरूरी हो जाता है। आगे देखिए कैपिटल, यानी कि आप छोटा इंडस्ट्री स्टार्ट कर रहे हो या बड़ा इंडस्ट्री आप स्टार्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। विदाउट मनी आप नहीं कर सकते। तो बड़े बड़े हेवी इंडस्ट्री लगाया जाता है तो उसमें करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च होते हैं। ठीक है, तो जब कोई भी इंडस्ट्री लगाया जा रहा, उसके में जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है या जो भी कंपोनेंट है, अगर उसको नहीं लगाया जाए तो क्या इंडस्ट्री खड़ा किया जा सकता है? तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो कैपिटल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल हो जाता है। आगे गवर्नमेंट पॉलिसी, देखिए ये सारे कुछ आपका इधर उधर हो जाए। ठीक है, मतलब आप रॉ मटेरियल, पावर, लेबर, वाटर, कहीं एक चीज का कमी हो तो आप दूसरे जगह से मंगा सकते हैं, लेकिन ये जो गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है ना, इसे आप नहीं बना सकते हैं। यानी कि इंडस्ट्री लगाने के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी अच्छी नहीं है तो आप कितना भी आप कोशिश कर ले, आपका इंडस्ट्री सक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, और अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी सही है तो आपका इंडस्ट्री अच्छा से ग्रो कर जाएगा। अब वो कैसे? लेट सपोज कीजिए कि इंडिया में अभी 28% जीएसटी है, स्लैब है, 18% है, 12% है और 5% है। ठीक है, जब आप कोई कार खरीद रहे हैं तो कार जब खरीद रहे हैं तो वो 1 लाख का है। ठीक है, 1 लाख का है। ठीक है, आप उसमें 28% जोड़ दीजिए तो वो बन गया आपका 1,28,000 का। ठीक है, अब तो इसमें क्या हुआ, 28% सरकार को चला गया। जब 28% सरकार को चला जाता है तो 1 लाख कंपनी को मिलता है। अब सपोज कीजिए कि इसका जो लागत है कंपनी का वो 80,000 रुपया उसका लागत है। ठीक है, तो जब 80,000 रुपया कंपनी का लागत है और वो बेचा 1 लाख में, उसका प्रॉफिट कितना हुआ? 20,000। ठीक है, तो 20,000 जब उसको फायदा होता है तो वो कार बेचता है और 28% उसका गवर्नमेंट को चला जाता है।
अब यही समझिए कि उस कार का लागत 80,000 रुपया है, बेच रहा है कंपनी कितना में, आपका 1,00,000 में, ठीक है। अब सरकार क्या करे कि यही 28% की जगह पे आपका 50% बढ़ा दे, यानी कि जीएसटी कितना लेने लगे वो सरकार 50% लेने लगे। और जब 50% लेने लगेगा तो समझिए कि ये कितना का कार बन गया, 1,50,000 का। और जब 1,50,000 का बन जाएगा तो देखिए क्या कंपनी को जो 20,000 जो बच रहा था क्या बचेगा, नहीं, उसका अलग से आपका 30,000 रुपया, 40,000 रुपया, 50,000 रुपया घर से जाएगा। तो क्या इंडस्ट्री खड़ा कर पाएगा, वो खड़ा नहीं कर पाएगा। तो बस इसीलिए गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर फेवरेबल कंडीशन में है तो इंडस्ट्री बहुत अच्छा चलेगा, और अगर फेवरेबल कंडीशन में नहीं है, जैसे कि कुछ समय पहले देखे कि लेबर यूनियन हुआ करता था, अभी भी लेबर यूनियन है, लेबर के लिए स्पेसिफिक कोड डिजाइन नहीं किया गया था, तो कभी लेबर हड़ताल कर दिया करते थे, एक सिंगल लेबर भी जाकर हड़ताल कर दिया, केस कर दिया, तो इंडस्ट्री उस तरीके से बहुत ज्यादा प्रभावित होते थे। और साथ साथ जब कुछ लेबर का हित में काम नहीं किया जाता था, फिर भी कंपनी अपना पैसा के बल पे, अपना पावर के बल पे वो उसको सप्रेस करके उस पर अत्याचार किया जाता था, ठीक है। तो इन सारी चीजों को हटाने के लिए आपका लेबर कोड बनाया गया। तो जब लेबर कोड बनाया गया तो ये सारी चीजें आपको सही हो गई। अब यहां पे देखते हैं हम लोग आगे कि देखिए वेबर ने एक सिद्धांत दिया था, ठीक है, 2 सिद्धांत दिया वो, इससे आप लोग समझने की कोशिश करें, अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, दिख रहा है, देखिए एक सपोज कीजिए कि यहां पे आपका लेबर है, ठीक है, यहां पे आपका लेबर है, यहां पे आपका पावर है, ठीक है, यहां पे आपका पावर है, या लेबर को हटा देते हैं हम लोग, इसको रॉ मटेरियल, यानी पावर को हम लोग कोल में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। यहां पे क्या है, कोल है, यानी कि ABC, समझ आ रहा है, ABC। उसी तरीके से यहां पे आपका आयरन ओर है, बी पे आपका आयरन ओर है, सी पे आपका कोल है, ठीक है, और ए आपका मार्केट है, ठीक है, समझ में आ रहा है, आपका मार्केट है, आयरन ओर है और कोल है। देखिए अगर हम यहां पे कंपनी स्टेबल करते हैं, कहां पे, यानी बी यानी आयरन ओर की जगह पे कोई भी कंपनी को एस्टेब्लिश करते हैं, तो उसके लिए मार्केट ले जाने के लिए आपका ट्रांसपोर्टिंग जो खर्चा होगा वो ज्यादा होगा। कोयला को अगर यहां से यहां कोयला ले आए तो कोयला पहला आयरन और यहां पे है, लेकिन कोयला यानी ऊर्जा यहां पे ले जाने में उसको ज्यादा खर्चा होगा, आपका यहां से यहां मार्केट में ले जाने में खर्चा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो लेट सपोज कीजिए कि यहां पे 2 रुपए यहां पे खर्चा हुआ और 2 रुपया यहां पे खर्चा हुआ, ठीक है। उसी तरीका से देखें हम लोग, कोयला यहां पे है तो हम फैक्ट्री को यहां बैठा देते हैं, ठीक है। तो जब फैक्ट्री को यहां बैठाते हैं तो आयरन ओर हमें यहां कोयला के पास लाना पड़ेगा। तो आयरन ओर अगर कोयला के पास लाते हैं हम लोग तो उससे क्या होगा कि कोयला तो सस्ता मिल जाएगा उसे, लेकिन आयरन ओर का खर्चा 2 रुपया और यहां से ले जाने में आपका 2 रुपया, यानी कि टोटल कॉस्ट यहां पे भी 4 रुपया और यहां भी 4 रुपया, ठीक है, यानी 4 रुपया उसको खर्चा हो रहा है, ठीक है। अब मान के चलिए कि कोई भी इंडस्ट्री आपका मार्केट के पास लगा दिया, तो यहां पे भी आप देखिए क्या, 2 रुपया यहां भी खर्चा, यानी आयरन और यहां से ले जाएगा तो 2 रुपया, और यहां से आप कोयला भी ले जाएगा तो यहां पे 2 रुपया, यानी कि 4 रुपया। यानी कहीं भी इन तीनों लोकेशन से कहीं भी अगर वो इंडस्ट्री बैठाता है तो उसको कितना खर्चा होगा, 4 रुपया खर्चा होगा। तो इसका उत्तम क्या है, इसका ऑप्शन क्या है, जरा आप अपने स्तर से सोच के देखिए कि इसका ऑप्शन क्या हो सकता है।
चलिए बताता हूं। इसका ऑप्शन आपका ये हो गया कि कोई भी इंडस्ट्री है, यानी कि ये हेवी मटेरियल है, बहुत ज्यादा भारी है, तो इनको जो ढोने का ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट होता है ना, वो ज्यादा होता है। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक जंक्शन बनाते हैं, ट्राई जंक्शन बना देते हैं। अब हम लोग यहां पे इंडस्ट्री बना दिए, ठीक है, तो यहां पे इंडस्ट्री बना दिए। अब क्या किए कि यहां से आयरन लाने में 1 रुपया, कोयला ले जाने में 1 रुपया, और यहां से मार्केट ले जाने में 1 रुपया। देखिए 1 2 3, यानी कि अब कितना खर्चा हो रहा है, 3 रुपया, ठीक है, और पहले कितना खर्चा हो रहा था, 4 रुपया। तो देखिए यही आपका वेबर का भी सिद्धांत बोलता है, ठीक है, यानी कि इंडस्ट्री ऐसा जगह लगाओ जहां पे आपका हर एक चीज बैलेंस हो जाए। अब इन सब का जो यूज है ना, इसी लोकेशन की तरीका से आपको बनाना चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से मतलब मान के चलिए कि 1 2 3, इसको हम लोग आगे करके देखेंगे कि मान के चलिए 1 2 3 है, तो एक इंडस्ट्री मान के चलिए यहां लगा रहे हैं, तो 1 यहां पे होना चाहिए, 2 यहां पे होना चाहिए, 4 यहां पे हो गया, 3 यहां पे हो गया, आपका 5 यहां पे हो गया, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि देखिए 3 से 2 यहां पे इंडस्ट्री है, तो 3 से इंडस्ट्री में 3 में क्या है आपका लेबर है, तो लेबर यहां से आने में आपका कॉस्ट ज्यादा है, लेकिन 5 में आपका टोपोग्राफी आपको अच्छा मिल गया, ठीक है। रॉ मटेरियल नजदीक मिल गया, आपका पावर नजदीक मिल जाता है, ठीक है, आपका वाटर नजदीक हो जाता है, ठीक है। उसी तरीके से मान के चलिए मार्केट यहां है, तो मार्केट यहां पे, तो मार्केट में अगर ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट ज्यादा लग रहा है तो आपका बाकी सारे मटेरियल इसको बैलेंस कर ले रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीका से इंडस्ट्री का लोकलाइजेशन होता है, इस तरीका से लोकेशन हम लोग सेट करते हैं। उसी तरीका से अगर हम लोग देखें, ये आपका नॉन पेरिसेबल हो गया, अब ये आपका पेरिसेबल का ABC। देखिए पेरिसेबल गुड्स होता है ना, वो जल्दी खराब होने वाला चीज होता है, ठीक है। तो यहां से मान के चलिए कि आपका और मिल जाता है, यहां से भी और आपका या और मिलता है या आपका पावर मिल जाता है, ठीक है। तो कभी भी बना देखिए, क्योंकि ये सब चीजें जो पेरिसेबल गुड्स होता है ना, वो जल्दी से जल्दी कंजप्शन करवाना है, यहां से ले जाने में उसको उतना ही टाइम लगेगा, यहां से मार्केट ले जाने में उतना ही टाइम लगेगा, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग इंडस्ट्री मार्केट के समीप लगा देते हैं, ठीक है, मार्केट के समीप लगा देते हैं, ताकि यहां पे प्रोडक्ट हो गए, प्रोडक्शन होकर तुरंत से जाकर मार्केट पहुंचे और वो पेरिसेबल जो गुड्स है वो जल्दी से जल्दी आपका डिस्ट्रीब्यूट हो सके, ठीक है ना। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, तो इसका एक पूरा तरीका से सिद्धांत है, बस यहाँ पे आपको एकदम शॉर्ट में करके बताने की कोशिश किया गया है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, देखिए इधर आप लोग आपको सब बता दिया गया है। अब यहाँ पे बहुत ही इजी वे में आप लोग इसको बस 5 मिनट में कवर हो जाएगा। देखिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए क्या चीज का जरूरत पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है, तो सबसे पहले आपको पड़ेगा जरूरत आयरन ओर का, क्योंकि मेन कंपोनेंट आपका यही है, मेन चीज यही है, आयरन ओर है तो इंडस्ट्री लगेगा ना तो नहीं। फिर लाइमस्टोन, ठीक है, साफ सफाई करने के लिए आपको लाइमस्टोन की जरूरत पड़ेगा, ऊर्जा के लिए आपको कोल की जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। उसी तरीके से आपका मैग्नीज का भी यूज पड़ेगा। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ता है, अगर आपका ऑब्जेक्टिव में भी आ जाए या सब्जेक्टिव में आ जाए, तो मटेरियल आप इस तरीके से लोकेशन लगा सकते हैं। उस तरीके से पूछ दे कि क्या क्या कंपोनेंट या क्या क्या मटेरियल इसके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो आपका आयरन ओर हो गया, लाइमस्टोन हो गया, कोल हो गया, आपका मैग्नीज हो गया, इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं कि जो आयरन इंडस्ट्री है ना वो स्टार्ट कैसे हुआ। तो देखिए जब कोलोनाइजेशन चल रहा था, जब ब्रिटेन का आधिपत्य पूरा जो साम्राज्य जो था वो फैला हुआ था पूरा विश्व में था, तो उस समय पावर लूम की तरह काम चलता था, ठीक है ना। तो जेम्स वाट ने एक वास्प के रूप में मतलब ईंधन का प्रयोग किया, ठीक है। जेम्स वाट का ही देन था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है,
तो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब होता है, ठीक है, तो वो कब होता है? देखिए सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी का सेकेंड हाफ में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है। और सबसे पहले कहां? तो आपका ब्रिटेन में स्टार्ट होता है, ठीक है। और जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होता है, एक देखेंगे कि मेजर चेंज आता है, मतलब एक एरा जो बोला जाता है ना, एग्रीकल्चर जो इनोवेशन, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया था। फिर आपका सेकेंड ये आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन आता है। और अब जो आने वाला है, आप देखें जैसे भी सुनेंगे, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिसको बोला जा रहा है। तो देखिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन में स्टार्ट होता है, कब से? तो सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, ठीक है। ये कब इंडस्ट्रियल ब्रिटेन में कैसे होता है, जर्मनी में कैसे होता है, रूट प्रदेश क्या था, तो ये सब जो है ना वो एक डिफरेंट एक चैप्टर के रूप में, इंडस्ट्री बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बट यहाँ पे हम लोग बस एक बेसिक के तौर पे हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग आगे का बेस हम लोग स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फिर अदर कंट्री में पहुंचता है, इंडस्ट्री पहुंचता है, फिर फ्रांस पहुंचता है, अमेरिका पहुंचता है, चीन पहुंचता है, रशिया पहुंचता है, यूक्रेन, ठीक है। लेटर सेंचुरी में आपका जब 20th सेंचुरी जब देखेंगे हम लोग, आगे देख रहे हैं कि इंडिया में कब पहुंचता है। तो इस तरीके से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वो लगातार बढ़ता शुरू हो जाता है, ठीक है, और बहुत तेजी से बढ़ता है। अब देखिए इन इंडिया, अगर हम लोग भारत की बात करते हैं तो भारत में सबसे पहले आयरन का उपयोग आपका वैदिक टाइम में होता है। जब वैदिक टाइम में जब आर्यंस इंडिया में आए थे ना, तो वो रथ से लड़ाई करते थे, रथ से दौड़ा करते थे, रथ का प्रयोग बहुत ज्यादा होता था। तो रथ का जो पहिया होता है ना, रथ का पहिया, देखिए आप लोग बैलगाड़ी देखते होंगे या आज भी जो टायर वगैरह देखते हैं, तो रथ जैसे रामायण महाभारत में देखो रथ, तो रथ के जो ऊपर का यहाँ पे होता था ना, तो उसको चाप एक लगाया जाता था, क्या? लोहा का। लोहा का क्यों? क्योंकि लकड़ी का जब ये पहिया होता था तो वो कहीं बिखर न जाए, ठीक है। तो बिखरने की वजह से, बिखरने से बचाने के लिए ऊपर से क्या आपका लोहे का उस पर परत चढ़ाया जाता था, ठीक है। तो सबसे पहले आपका वैदिक टाइम में आपका यही लोहा का यूज होता था। साथ में तीर धनुष से लड़ाई होता था तो उसके लिए भी यूज हुआ करता था, ठीक है। अगर देखें मॉडर्न में अगर देखें तो देखिए 1874 में कुल्टी वेस्ट बंगाल में अंग्रेजों के समय में पहला कारखाना कुल्टी में लगाया जाता है। कहा? पहला कारखाना वेस्ट बंगाल का कुल्टी में लगाया जाता है। लेकिन ये उतना ज्यादा फेमस नहीं होता है। जब देखेंगे कि 20th सेंचुरी यानी 1900 के बाद में जब चेंज होता है, ठीक है ना, जब पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज होता है और उधर देखेंगे आप अमेरिका जब बढ़ना स्टार्ट होता है, तब यहाँ पे और साथ साथ आपका स्वदेशी मूवमेंट भी अपना चरम पे रहता है। तो अंग्रेज कुछ ना कुछ लिबर्टी देना चाहते थे कि धीरे धीरे समाज, धीरे धीरे इंडिया विकास कर रहा है, तो उसी के लिए जब लिबर्टी होता है तो उसी बीच में जमशेदजी टाटा नामक एक आदमी, ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो 1907 में जमशेदपुर में एक कंपनी का, जिसको हम लोग टिस्को के नाम से जानते हैं, यानी कि जमशेदपुर में आपका टिस्को का स्थापना होता है कब? 1907 में, ठीक है। तो 1907 में स्टार्ट होता है, ठीक है। देखिए अब देखिए यहाँ पे दो चीज आपको देखने को मिला होगा, एक कुल्टी का और एक जमशेदपुर का। दोनों का जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है वो वेस्ट बंगाल और जमशेदपुर में मिल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए जब आपको बताया था कि, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ना आपका ईस्टर्न इंडिया, ये प्लेटू है, ठीक है ना, ये प्लेटू है। और प्लेटू है, यहाँ पे आपका ये जो आयरन और लाइमस्टोन, कोल और मैग्नीज जो है ना, वो भरपूर मात्रा में यहाँ पाया जाता है, ठीक है। अदर पार्ट ऑफ द कंट्री से ज्यादा, मतलब यहाँ पे ज्यादा पाया जाता है। इसीलिए यहाँ पे देखिए जमशेदपुर और वेस्ट बंगाल में आपका यहाँ पे आयरन एंड स्टील कंपनी खोला जाता है। उसी तरीके से देखिए कहां पे, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यानी यहाँ पे आपका कॉन्सेंट्रेटेड है,
इंडिया में तो बहुत सारे और भी जगह पे इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आपको खुला देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। जैसे आप देखिए, फिर क्या हुआ, अलग जब देश आजाद होता है तो फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन को सेकेंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्री को प्राथमिकता दिया जाता है। तो वहां पे देखिए, बर्नपुर में, भिलाई में, राउरकेला में, दुर्गापुर में, बोकारो में, इस तरीके से यहाँ पे अनेक तरीका के बहुत सारे इंडस्ट्री को खोला जाता है, ठीक है ना। लेकिन देखिए 1973 का जो था ना सेल, ठीक है, यानी सेल स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड का जो गठन होता है 1973 में, ठीक है। और ये इसका काम क्या था कि जितने भी इंडस्ट्री थे वो सब पे रेगुलेशन किया जा सके, यानी कि सरकारी रेगुलेशन को उसमें ज्यादा से ज्यादा प्राथमिकता दिया जा सके। जैसे आप लोग देखे होंगे कि राष्ट्रीयकरण किया जा रहा था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा था, ठीक है ना। उसी तरीके से जितने भी कंपनियां थी सबका राष्ट्रीयकरण किया जा रहा था। तो उसी समय की बात है कि सेल को भी एक सेल नामक एक अथॉरिटी बैठा दिया गया, जो कि जितने भी जो इंडस्ट्री थे उनका कंट्रोल कर सके और उनके लिए नियम बना सके। तो इंडस्ट्री का एक हम लोग ये सेकेंड लेक्चर में इतना कवर करते हैं, क्या क्या, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए किस तरीके से विकास हुआ, क्या क्या उसका मटेरियल चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग आज ये किए। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि क्या करना है, और उसमें आपका जैसे वर्ल्ड में और जगह पे कहां कहां स्टील इंडस्ट्री लगाया जा चुका है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।